मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले आप सब फायर वॉचर ड्यूटी के बारे में बता गया था, लेकिन हमारे जब टीवीटी में कोई भी बातचीत होती है तो एक खुद को अपने अच्छे के लिए एक फायर सेफ्टी, तो फायर सेफ्टी की नाम पर आज बताऊंगा। हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, तो जल जैसे हमारा उपकार में लगता है, उसी तरह आग भी उसी समूह उपकार में हमारा काम में आता है। जब हमारा वो कंट्रोल में आए, जैसे कि बाढ़ जब आता है तो पानी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो क्या है उसमें बहुत जान माल का नुकसान हानि पहुंच जाता है। सेम उसी तरह आपका आग भी जब तक कंट्रोल में हो तो उससे हम अपना दैनंदिन दिनचर्या का बहुत सारे काम, जैसे छोटे से काम से चूल्हा से लेते बड़े बड़े इंडस्ट्री तक, इसमें हम काम ले सकते हैं। लेकिन ये जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब ये बहुत जान माल का नुकसान कर देता है। तो पूरा एचएससी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कॉर्पोरेट हो, चाहे घर का भी अपना डोमेस्टिक हो, कहीं भी, तो एक सेफ्टी जो खास करके हमारे जो कॉर्पोरेट में है, कॉर्पोरेट में या किसी इंडस्ट्रियल इलाका में, तो एक एचएससी हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन आता है उसी के अंदर एक सेफ्टी रूल भी है, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी या फायर सेफ्टी। तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के साथ साथ एक फायर सेफ्टी भी आ जाता है। तो उसी फायर सेफ्टी के बारे में आज आप लोगों को थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगा। फायर रिस्क मैनेजमेंट एंड फायर सेफ्टी एंड फायर रिस्क मैनेजमेंट। कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया तो उसको वो रेस्क्यू कर सकते हैं, रेस्क्यू। फिर आपका आ गया एवोक्यूशन। एवोक्यूशन क्या है? इसको खाली करना है, उस बिल्डिंग या उस जगह को खाली करके क्या करना है, उसको एसिड पॉइंट पे ले जाना है। तो फायर देख के उसको इंफॉर्मेशन अपना सुपीरियर को देना है जी, इस जगह पर इस समय इस लेवल का आग लगी है। तो जब भी वो इंफॉर्मेशन भेजेगा तो दूसरा लॉजिस्टिक सपोर्ट, बैक सपोर्ट के लिए अपना फायर ऑपरेटर आएगा, या ज़्यादा बड़ी आग होगी तो फायर टेंडर लेके आएगा, और भी रेस्क्यू टीम भी आएगा। फिर आगे वाला आपका रेस्क्यू करना है, उसके बाद आपका एवोक्यूशन उस जगह को खाली करके ऐसे बिल्कुल में खड़ा है। ये मोटा तौर पर फायर का ये फुल फॉर्म, ये एक याद रखने के लिए हमको क्या कार्रवाई करने के लिए बता दिया, ठीक है सर। फिर आपका हो गया फायर एलिमेंट्स ऑफ फायर। एलिमेंट्स ऑफ फायर हमने क्या कहा है, तो क्या क्या चीज़ से आग बंद रहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ फायर जैसे आपको बताया ट्रायंगल का, जैसे आपका हो गया हीट, फिर हो गया फ्यूल, हो गया O2, ये तीनों चीज़, और इसके साथ एक जड़ गया जो केमिकल रिएक्शन या चेन रिएक्शन, मैंने जो जब ही ये तीनों मिल के जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये एलिमेंट्स ऑफ फायर। इस चारों चीज़, पहले 3 एलिमेंट था, अभी वो टेट्राहाइड्रल जो है ना, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें जो आग चिंगारी लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फायर एलिमेंट्स। फिर फायर ट्रायंगल को आपको पहले हमने बता दिया। फायर ट्रायंगल जो हीट, फ्यूल और मटेरियल या फ्यूल जलानी, O2 ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन, मटेरियल मैंने जिस वस्तु में आग जलती है, और हीट, ताप, ये तीनों चीज़ अगर एक साथ मिल जाएगा तो ये फायर ट्रायंगल से आग होता है, इसको हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं। फिर आपका फायर टेट्राहाइड्रल वही हो गया, इसी ट्रायंगल के साथ और एक चीज़ जुड़ गया जो हमने क्या, जो केमिकल रिएक्शन होके आग होता है, तो इसको चारों चीज़ होता है आजकल। इसके साथ हीट, फ्यूल, O2 के साथ एक चेन रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन, जो चेन रिएक्शन होता है उसी को साथ को जोड़ के तो अभी जाके आग पकड़ता है, तो हम क्या बोलते हैं उसको, फायर टेट्राहाइड्रल। अभी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर समूह में अभी आग कितने प्रकार का होता है, तो इंडियन एसओपी के अनुसार पहले बोले तो 4 प्रकार की आग रहता था, जैसे सॉलिड फायर, लिक्विड फायर,
इलेक्ट्रिक फायर, मेटल फायर। तो अभी इसको और भी मतलब थोड़ा ऐड हो गया, तो 6 प्रकार का हो गया। जैसे आपका एक हो गया सॉलिड फायर, मतलब ए टाइप का फायर, बी टाइप का फायर, सी टाइप का फायर और डी टाइप का फायर, ई टाइप फायर, और आपका अगर नतून और एक होगा एफ और के, मतलब किचन टाइप का फायर। तो 6 प्रकार का हो गया। तो अभी आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बताने के लिए कोशिश करूँगा। जैसे कि ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप और एफ पब्लिक के टाइप। तो ए टाइप में क्या हो गया, इसमें सॉलिड फायर, खड़ टूटा जो चारा लकड़ी का या कोई भी कम्बस्टेबल मटेरियल, तो इसमें जब आग लगता है तो ये क्या हो गया आपका ए टाइप का हो गया। फिर आपका बी टाइप है फ्लेमेबल लिक्विड, जैसे डीजल गैस, पेट्रोल, केमिकल, ये सारी चीज़ क्या हो गया आपका, ये आपका बी टाइप हो गया। तो ये हो गया बी टाइप का। फिर आपका सी टाइप, कोई भी केमिकल गैसेस, ये हो गया आपका सी टाइप का। डी टाइप का हो गया आपका मेटल, जैसे पोटेशियम, मैग्नीशियम या जो एल्युमिनियम का, मैंने ऐसे कोई भी जो मेटल में आग लगता है वो डी टाइप का हो गया, मेटल का। फिर ई टाइप हो गया ये इलेक्ट्रिक टाइप, और एक और के अभी किचन का आ गया जो WCP वेट केमिकल, तो एक किचन। तो ये सारे मोटा तौर पे 6 प्रकार का आग। तो इसमें क्या है, कौन सा आग लगने से कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, उसी के अनुसार जब हम बताने जाएंगे तो अभी टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर आएगा और उसमें सारी चीज क्लियर हो जाएगा। तो अभी फिर आगे आपका जो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, इट्स यूज एंड इट यूज बताया ना, जो इसका एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार का होता है और इसमें यूज कैसे होता है, कौन सा में हम यूज करेंगे, कौन सा में नहीं करेंगे, ये चीज बताना है। तो आपका ये ऐसे जैसे आ गया टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड इट्स यूज। तो ये टाइप का, जब ए टाइप का पहले बोला था जो कम्बस्टेबल मटेरियल, जो खड़कुटा लकड़ी ऐसे कोई में आग लग गया, तो इसमें क्या है, हम ए टाइप ही एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। तो ए टाइप एक्सटिंग्विशर क्या होता है, WCO2, वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर टाइप कार्बन डाइऑक्साइड। WCO2 ये एक्सटिंग्विशर आमतौर पर इसमें पानी रहता है, पानी रहने के बाद उसके अंदर एक CO2 काटेज रहेगा और उसका लेवल रहेगा रेड में। उस एक्सटिंग्विशर ऊपर जो पहचान करेंगे कैसे, वो रेड लेवल का होगा, उसके लेवलिंग जो है रेड, उसके ऊपर WCO2 लिखा रहेगा। तो ये हो गया आपका WCO2। इसमें ये कूलिंग मेथड का भी काम करता है, ये मैं आगे और भी थोड़ा आऊँगा। ये कूलिंग मेथड में काम करता है और वह आपको निभा जाता है। जब भी इस ट्रायंगल का हमने बताया था, ऑक्सीजन, हीट और मटेरियल, इस तीनों चीज मिल के जब एक टेट्राहेड्रल के समन्वय जब आग पकड़ती है, तो वो जब हम आग निभाने जाएंगे तो उसमें एक चीज को अगर रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या होगा, आग निभ जाएगा। तो इसीलिए जो हम ये टाइप का WCO2 जब भी हम यूज करेंगे तो ये क्या होगा, कूलिंग मेथड का काम करेगा। कहने का मतलब उसको ठंडा भी करेगा, मतलब हीट को रिमूव कर देगा और आग निभ जाएगा। तो ये टाइप का आग अब थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। फिर आपका आ गया बी टाइप का। अच्छा, इसको यूज हम कहाँ नहीं करेंगे, इसका यूज कहाँ नहीं करें, कहने का मतलब कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक में आग लग गया तो हम इसको वहाँ यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक काट ऑफ नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक काट ऑफ नहीं किया और WCO2 वाटर टाइप यूज किया तो क्या है, उसमें कारण बिजली का पकड़ने का
ये है और जान माल का नुकसान का ये है। दूसरी बात, ये बी टाइप का जैसे मैकेनिकल फॉर्म टाइप जब हम यूज करते हैं किसी डीजल या पेट्रोल, इसमें अगर आग लग गया तो उसमें क्या होगा, जब ये टाइप का पानी अगर यूज कर देंगे तो क्या पानी भारी होता है और तेल हल्का होता है, तेल ऊपर आ जाता है, फिर ऑक्सीजन की सांस पर से हवा मिलता है और आग भड़क जाता है। तो इसीलिए जब भी फ्लेमेबल कोई लिक्विड में आग लगाएगा तो हम पानी से नहीं निभाने की कोशिश करेंगे, नहीं निभाएंगे कि हम ज़्यादा पानी देने जाएंगे तो उस समय क्या होगा, वो और ज़्यादा भड़केगा। तो इसमें इस जगह में यूज नहीं करना, ठीक है सर। फिर आ गया आपका अभी आपका बी टाइप का। बी टाइप तो मतलब ये एमएफटी, इसमें क्या करेंगे हम, एमएफटी मैकेनिकल फॉर्म टाइप, जितना बी फॉर बैरल भी बोल सकते हैं उससे, जैसे कि लिक्विड फ्लेमेबल डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, तो ये सारी चीज़ क्या हो गया, लिक्विड है। इसमें अगर कोई ऑयल हो गया तो इसमें आग लग गया तो हम आमतौर पर मैकेनिकल फॉर्म टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ये क्या करेगा, ये दोनों मेथड का काम करता है, एक स्मूथिंग का काम करता है और एक कूलिंग का भी काम करता है। तो ऐसे पानी के साथ एक साबुन की झाग बन जाता है, बनने के बाद एक लेयर बना देता है ताकि वो ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है ना सर। तो ये बी टाइप का कोई भी डीजल गैस पेट्रोल में अगर आग लग गया तो इसको कर सकते हैं। फिर आपका इसको कहाँ यूज करना है, सेम उसी तरह इसको इलेक्ट्रिकल में हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी पानी धार रहता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक को जब इलेक्ट्रिक काट ऑफ कर देंगे, काट ऑफ करने के बाद यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ऐसे अपना इंडस्ट्री में कॉर्पोरेट में हर एक जगह मोटर है, जिसमें मोटर इलेक्ट्रिक भी है और ऑयल भी है, तो दोनों चीज़ है। और उसमें अगर आग लग गया तो सबसे पहले हमें काम क्या करना है, एमसीबी या मेन कहाँ से उसका सप्लाई है वो बिजली सप्लाई को बंद करना है, बंद करने के बाद हम यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आसानी से देख सकता है क्योंकि उसमें तेल है, इंजन ऑयल का या मोटर का जो ऑयल है उसमें तेल है, तो उसको हम निभा सकते हैं। फिर आपका आ गया सी टाइप, कोई भी केमिकल गैसेस में अगर आग लग गया तो हम सी टाइप यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज कर सकते हैं, जिसमें वो आग निभा सकता है। तो CO2 कहाँ यूज नहीं करना, CO2 इसको कहाँ यूज नहीं करना है, इसको जैसे इलेक्ट्रिक आग में कहीं लग गया या सॉरी ये टाइप का आग में लग गया खड़कुटा, तो ये थोड़ा महंगा गैस होता है, तो इसमें आप पानी डालने से हो जाएगा, या पानी भी ना हो, कोई आपका फायर एक्सटिंग्विशर भी ना हो, तो आप अगर उसमें रेता भी डाल दोगे, ऑक्सीजन का ढाल दोगे, फिर भी निप जाएगा। तो इसको वो यूज अगर ना हो कोई भी साधन तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें यूज नहीं करना चाहिए। फिर डी टाइप का मेटल का आग लग गया, कोई पोटेशियम या एल्युमिनियम ऐसे कोई आग लग गई, तो उसमें भी दो मेथड का काम करता है, एक कूलिंग का भी, स्मूथिंग का भी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें DCP पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर ये DCP हम यूज कर सकते हैं, जिसमें इसको आग जगह निभा सकता है। फिर आपका ई टाइप का हो गया इलेक्ट्रिकल आग, जैसे कोई पैनल बोर्ड वगैरह में आग लग गया तो उसको सामान खराब ना हो तो हम CO2 यूज कर सकते हैं उस इलेक्ट्रिक पैनल में। ध्यान रहे जब भी हम इलेक्ट्रिक का आग निभाने जाएंगे तो उसका सप्लाई बंद करना है। फिर आपका एक किचन टाइप आग वो होता है जो कि ये आपका अभी नया संयोजन हुआ, ये एक एल्युमिनियम का इसका बॉडी भी होता है और ऐसे स्टील का भी होता है, तो इसका स्टेनलेस स्टील का भी होता है। तो ये अभी जो किचन में कोई खाना वगैरह कुकिंग ऑयल खराब ना हो या कोई खाना का चीज़ खराब ना हो तो इस टाइप का हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर हमने क्या देख लिया, WCO2, MFT, CO2, DCP, फिर ये भी CO2 में आ जाता है, और आपका आ गया एक WCP मतलब वेट केमिकल जो है, ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है। अभी एक नया जैसे एक ही छत के नीचे मल्टीपर्पज हर एक काम चलता है, तो मेकर ने अभी क्या बताया, ABC एक साथ एक ABC फायर एक्सटिंग्विशर लेके आया
जो मल्टीपर्पज़ काम में आ जाता है। ए टाइप भी निभा सकता है, बी टाइप भी निभा सकता है और सी टाइप भी निभा सकते हैं। तो वही एक फायर एक्सटिंग्विशर आया जिसको हम ABC नाम में जानते हैं। उसमें जो पाउडर आता है वो केमिकल ड्राई पाउडर के साथ उसमें एक नाइट्रोजन गैस भरा रहता है और प्रेशर बेड के साथ रहता है। तो वो चीज़ अभी नया मैंने काफ़ी 1-2 साल पहले भी आया हुआ, 4-5 साल पहले आया, लेकिन वो आके मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसका पहचान के में ये टाइप का तो बात है, इसका लेवलिंग रेड के ऊपर WCO2 रखा रहेगा। बी टाइप का इसका क्रीम कलर के ऊपर, क्रीम कलर में इसका लेवलिंग रहेगा। और CO2 टाइप का इसको बताया था हमने, ब्लैक कलर के ऊपर इसका लेवलिंग, ब्लैक लेवलिंग के ऊपर CO2 लेकर आएगा। और DCP ये आपका हो गया क्या बोलते हैं उसको, ब्लू कलर के ऊपर ये DCP डाइकेमिकल पाउडर लिखा रहता है। और ये आपका ABC ये भी आपको उसी में रहता है, जो पीला कलर का ऊपर ये रहता है, इसमें लेवलिंग। ये आपको सारे पहचान की बात है। और किचन का टाइप का ये आपका बिल्कुल सिल्वर कलर का जो होता है उसी में इसका लेवलिंग करके WCO लिखा रहता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर का पहचान। अभी आपको मेथड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, अभी मेथड के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आपको पहले भी थोड़ा बहुत टच किया हुआ हमने, जो मेथड्स आमतौर पर 3 मेथड से हमने इसको कहते हैं। जैसे कि एक तो हो गया कूलिंग मेथड, दूसरा हो गया स्टारवेशन मेथड, तीसरा आ गया स्मूथिंग मेथड, और एक होता है चेन ब्रेकिंग मेथड। तो ये चारों मेथड से हम आमतौर पे आग निभाते हैं। कूलिंग का ठंडा करके, उस पर स्टारवेशन, जैसे मान लीजिए एक फ्यूल बैरल में आग लग गया तो बाकी जो फ्यूल है तो उसको तितर-बितर करना, मतलब उधर से रिमूव करना, हटा लेना। तो वो जल रहा है लेकिन बाकी जाते ना जले। स्टारवेशन, स्मूथिंग मिशन ये एक लेयर बना के ऑक्सीजन को रिमूव करता है। और चेन ब्रेकिंग ये भी जो टेट्राहाइड्रोजन, तीनों चीज़ है हमारे पास हाइड्राइड है, तो उसमें केमिकल रिएक्शन ना हो, तो वो हो गया आपका क्या, चेन ब्रेकिंग हो गया। तो ये 4 मेथड से हम आमतौर से आग निभा सकते हैं। फिर आगे गया पास मेथड। तो ये सारी चीज़ जो अभी बताया हमने, तो पास मेथड ऐसे होता है कि पास PASS, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसको आग को निभा सकते हैं, वो चीज़ को बताने जा रहा है। जैसे पुल द पिन, फायर एक्सटिंग्विशर में एक पिन रहता है, जिस पिन को हम खींचेंगे तो पुल द पिन, तो ये पुल द पिन हो गया, पुल द पिन। फिर आपका आ गया एम ऑफ द फायर, बेस ऑफ फायर, मतलब किस तरह आग लगी है उसी में उसका जो डिस्चार्ज हो रहा है उसका तरफ करना है। ध्यान रहे हवा अगर अपने तरफ हो तो उसको थोड़ा एंगल करके उसको, ताकि हवा जब हम आग निभाने जाएंगे तो हमारे पर ना आए। तो ये मतलब फायर। फिर आपका आ गया स्क्वीज द ट्रिगर, कहने का मतलब वो जो हम दबाएंगे, स्क्वीज करेंगे। फिर स्वीप में नाम, जैसे झाड़ू मारते हैं उसी तरह, अगर हम झाड़ू मारते हो उसी तरह करेंगे
तो वो आग निभ जाएगा। ये मोटा तरह के पास मेथड का उदाहरण दिया। ये हो गया आपका पास मेथड। अभी थोड़ा सा हैजार्ड के बारे में भी बता लेते हैं। ये सारी चीज़ तो हमने आग क्या होता है, आग का एलिमेंट क्या है, उसके बाद इसका ट्रायंगल टेट्राहाइड्रल क्लासिफिकेशन ऑफ फायर, आग का कितने प्रकार होता है, एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार होता है, उसकी मेथड के बारे में थोड़ा जानकारी दिया। फिर पास मेथड की बताया। अभी बोला हैजार्ड रिस्क। हैजार्ड क्या है? हैजार्ड जैसे कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी कहीं भी अगर काम करेंगे वहाँ जो हमारा हैजार्ड मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट पड़ा रहता है जिसमें हमारे खतरा होने का होता है, और उसी कितना उसमें कितना खतरा है और उसके अनुसार जब हम तो उसको कितना खतरा रहता है, तो वो खतरा या कॉम्बस्टेबल मटेरियल हो गया, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम काम भी करेंगे तो हैजार्ड रहेगा। तो इसी हैजार्ड को इसी सारे वस्तु के हम क्या बोलते हैं, हैजार्ड रहते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे। और रिस्क तो जो भी उसी हैजार्ड और रिस्क में आंतरिक एक मतलब एक संबंध है। उसी हैजार्ड को जब हम मूल्यांकन करके उनका कितना रिस्क कितना झुकी हो सकता है, कितना अनुमान लगा के उसके ऊपर हम एक प्रिवेंशन या जैसे बिल्डिंग क्लासिफिकेशन करके या कोई इंडस्ट्री का जो अलग अलग उसके ऊपर कितना हैजार्ड है उसी के अनुसार हम उसकी प्रोटेक्शन ऑफ फायर मतलब फायर इक्विपमेंट, तो उसी इक्विपमेंट को हम रखते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आमतौर पर रिस्क बोलते हैं, कितना झुकी है। तो वही प्रिवेंशन ऑफ फायर, तो वही है प्रिवेंशन ऑफ फायर। जो हैजार्ड और रिस्क को देखते हुए हमारा प्लानिंग करके उसी हिसाब से उसका हाइडिंग पॉइंट हो गया, फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फायर टेंडर हो गया, और भी जो झुकी या रिस्क है तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए आने वाला प्रोटेक्ट मैंने ज़्यादा ना हो, उसके लिए जो चीज़ हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन ऑफ फायर प्रोटेक्शन, जिसको प्रिवेंशन ऑफ फायर। तो थोड़ा बहुत समझ में, तो ये यहाँ तक तो हो गया। फिर अभी ट्रेनिंग है। जैसे बोलो तो एक इंडस्ट्री या कंपनी में या कॉर्पोरेट में मुफ्त में 2-4 फायर टेंडर या फायर ऑपरेटर रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारे मतलब उधर जाके पूरा अकेला निभा पाएगा, क्योंकि ये फायर का एक जो सेफ्टी का ये है, एक टीम वर्क का टीम रूप में काम करता है, टीम वर्क का काम करता है, क्योंकि अकेला नहीं कर सकता है। तो इसलिए वही फायर ट्रेनर द्वारा बीच बीच में जो हमारा वर्कर लेवल है या हमारा जो मैंने नीचे से लेके ऊपर लेवल तक सारे को फायर के बारे में मोटा तौर पर जानकारी होना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है क्या करना है, हमें बीच बीच में ट्रेनिंग देना और इसका मॉक ड्रिल करना, मॉक ड्रिल करके इसको कैसे आगे निभाना जाता है, ये सारी चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए एक ट्रेनिंग भी जरूरत है। फिर आपका और भी थोड़ा सा आपको बताने जाऊँगा, क्योंकि फायर रिस्क मैनेजमेंट कैसा होता है, पहले बोला था जी एक टीम वर्क या टीम का काम टीम के रूप में काम देता है। तो इनमें से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हमारा क्या होता है, मैंने फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट्स, उसकी एसओपी, इंटरनल एसओपी, मैंने इंडियन एसओपी तो वो बराबर सबका ही रहेगा, लेकिन जो इंटरनल एसओपी वो थोड़ा रूल रेगुलेशन अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो उसका धौरण कहीं केमिकल फैक्ट्री होगा, कहीं सीमेंट फैक्ट्री होगा, कहीं आपका क्लोथ फैक्ट्री होगा, तो उस हिसाब से उसका इंटरनल एसओपी बना रहता है। तो उसी के अनुसार जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो उसका एक मुख्य 2-3 भूमिका है, वो थोड़ा आपको बेसिक चीज़ वो आपको रखना ही रखना है, ये बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी उसी पूरा फायर सेफ्टी मैनेजमेंट में हमको सबसे पहले क्या करना है, मैन पावर इकट्ठा करना है। मैन पावर इकट्ठा मतलब ये नहीं कि जी उसको काम करता रहेगा, काम दिनचर्या का काम चलता रहेगा, लेकिन उस मैन को नॉमिनेट करना है, उसका अलग अलग भाग बांटना है कि तुम फायर फाइटिंग में रहेगा, तुम फायर स्क्वाडन में रहेगा, तो ये प्लान करें तुम फर्स्ट एड में रहेगा, तुम फायर सालोवेज में रहेगा। तो ये सारी चीज़ उसको मैन पावर पर इकट्ठा करना है। फिर आपका आ गया स्पेस, इसके लिए किसी जायगा की भी जरूरत पड़ता है। जायगा हम जब भी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, तो उसको जायगा को मुआयना करना, तदंत करना, तैयारी करना, रेकी करना। तो किसी भी कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले
मैन पावर और उसकी स्पेस वो भी देखना है। देखने के बाद फिर आपका हो गया इक्विपमेंट। फिर इक्विपमेंट मतलब वही जो बताया, जो जो हमने इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगा फायर प्रोटेक्शन के लिए, तो उस इक्विपमेंट को हमको लाना है। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लेके, फायर टेंडर, स्कावर, बॉडी फुल बॉडी हार्नेस, तो ये सारी चीज़। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, रस्सी, ये सारी चीज़ जो जो चाहिए, कुल्हाड़ी, फायर गिटार, फायर, ये जा रहे जितना सारे फायर इक्विपमेंट वो चाहिए, तो वो इक्विपमेंट की जरूरत पड़ता है। तो हमें मैन पावर मिल गया, इक्विपमेंट मिल गया, जाएगा भी मिल गया, इक्विपमेंट मिल गया। फिर टाइम, इस टाइम को देखते हुए एक समय के अनुसार इसको तो हमने डिस्प्ले कर दिया, लेकिन कितना समय था क्या है उसका टाइमिंग तो नहीं रहता। लेकिन एक समय मैंने जितना जल्दी हो सके उसको हम, ऐसे नहीं कि एकदम बिल्कुल ही जल्दी तो वो नहीं होगा, लेकिन उस समय के अंदर उस चीज़ को हमने पहुंचना है। जैसे 2 मिनट हो गए, 4 मिनट हो सकता है, लेकिन 10 मिनट नहीं हो सकता है। 10 मिनट होगा तब तक जल कर खाक हो जाएगा। तो इसीलिए टाइम इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स, टाइम को भी मेंटेन करके चलना है। तो आपको ये इनपुट में आ गया मैन पावर, स्पेस, इक्विपमेंट और टाइम, ये सारी चीज़ें। फिर हमने थोड़ा बताना चाहूँगा कि दिमाग में हमारा बैठा रहे, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कहीं से भी काम करे, तो उस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर प्लानिंग करके हमारा इनपुट, प्लानिंग करके इनपुट ले लिया, प्लानिंग भी हो गया। और प्लानिंग किसको कहते हैं, हम शुरू से लेकर आखिर तक जो एक हमारा होने वाला चीज़ है संपूर्ण, वो सारी चीज़ प्लान में आ जाता है। फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ये जो हमने मैन पावर मिल गया, तो इसको अभी ऑर्गेनाइज करना मतलब काम में बांटना है, वो भी काबिलियत के अनुसार काम में बांटना है। तो काबिलियत के अनुसार काम में बांटना है। कोई बंदा इक्विपमेंट क्या क्या सबको यह अवगत करना है मैन पावर को। फिर इसी इक्विपमेंट को अलग अलग पार्टी बना के, जैसे मैंने बताया था, स्क्वाडन पार्टी, सैल्यूट पार्टी, उसके बाद फायर फाइटिंग पार्टी, हाँ, ये सारे, और फर्स्ट एड पार्टी, ये सारी चीज़ को जिसका जो काम है उस काम को उसको समझाना है। ये इक्विपमेंट तो इस काम में लाएगा, ये ऐसे करके ये आप फायर पार्टी करना, आप स्क्वाडन करना, आप चालू करना, तो ये सारे ऑर्गेनाइज करना है। काबिलियत के अनुसार उसके काम को बांटना है। अब जो उस चीज़ में माहिर हो उनको ही उसी काम में बांटना है, ताकि उस काम को जल्द से जल्द बिना पैनिक होकर वो आराम से कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका आ गया ये स्पेस, तो बता ही देगा टाइम। टाइम तो वही टाइम जितना जल्दी हो सके उस कम से कम समय में जाके अगर कहीं इंसिडेंट हो गया तो उसी आग को हम आराम से निभा सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइम को भी मद्देनजर रखते हुए उसको खबर मिलते ही अपने एक्शन शुरू करना है। तो ये टाइम का प्रबंध भी बहुत जरूरी होता है, खास करके फायर फाइटिंग इसमें। तो प्लानिंग करके हमने ऑर्गेनाइजेशन कर दिया, काम भी बांट दिया, तो सबको पता हो गया जो मेरा रेस्क्यू का काम है, मेरा इसका काम है, ये काम है, मेरा अलग अलग काम कर दिया। फिर आपका होगा कोऑर्डिनेट। अभी खुदा ना खास्ता आग तो लागता नहीं, आ रहा, ये भी ना लगे वही हमें प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो अभी ये ना लगे, लेकिन फिर भी हम बैठा नहीं रहना। ये जितना हमने प्लान किया था, ऑर्गेनाइजेशन भी किया, तो बीच बीच में हमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है। मतलब अपना टीम को सचेत रहने के लिए, अपना टीम को आगाह करने के लिए, अपना टीम को इसलिए बोलता है भय से जब तक नहीं डरना चाहिए जब तक भय पास में ना आए हो। अगर आए हुए भय को बिना शंका से उनके ऊपर प्रहार करना चाहिए। कहने का मतलब डरो, जब तक आपका पास कोई भय ना है, मतलब इंसिडेंट ना हो, तब तक डर डर के कोऑर्डिनेट करके हम एक दूसरे तालमेल करके उस चीज़ की मेरे आग लग गया तो हमें ऐसे नुकसान होता है, ऐसे डर के हमें सबसे चौकन्ना रहना है, ताकि इंसिडेंट जब होगा तब उसको बिना शंका से, बिना इससे प्रहार करेंगे। और पता ही हो तरीके से अगर हम आग को निभाने की कोशिश करेंगे हमारा पूरा टीम, तो बिना जान माल नुकसान के रेस्क्यू भी होगा, हर चीज़ होगा, हमारा कॉर्पोरेट सबका सामान सही तरीके से रहेगा और बिना नुकसान में हम फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट, तालमेल, एक दूसरे का तालमेल भी रखना है, इसीलिए एक्टिविटी करना है, ओपन कम्युनिकेशन करना है, ये सारी चीज़ बहुत सारे मेथड है। गेट मीटिंग करना है ताकि एक दूसरे से ये पता चल जाए। ये सारे चीज़ क्या हो गया आपका इंसिडेंट होने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। इंसिडेंट होने से पहले ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी चीज़ अगर हो गया, मजबूत है, तो हमारा टीम मतलब मजबूत है।
कहीं भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी किसी भी आ जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को आराम से फतह कर सकते हैं। तो एवर वे ऑफ गोल, जब भी आपका इंसिडेंट हो गया तो इंसिडेंट के दौरान हम जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करके रखा था, तो उसकी हिसाब से हम सुपीरियर की निर्देश अनुसार, जो हमारे ऊपर जैसे बॉस है, बॉस की अनुसार या हमारा फायर अफसर है तब उसके ऊपर है, जो है कोई भी हम नीचे लेवल का तार सुपरवाइजर है, उसकी डायरेक्टिंग अनुसार लेके हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना है बिना नुकसान के, तभी जाके हम पूरा कंट्रोलिंग हो गया और हम कंट्रोल में लाएंगे बिना जान मान का नुकसान के। हम वो सक्सेस ऑफ गोल या फाइनल गोल में पहुंच जाएंगे, मतलब हम मेन गोल में पहुंच जाएंगे। मेन गोल में पहुंच जाएंगे, वही आपको मेन गोल में पहुंच जाएंगे और हम मतलब जीत जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ जैसे आग लगा था, हम बिना नुकसान के हमने आग को निभा दिया। सिर्फ इसी तरह और भी कोई भी काम में ये सारी चीज़ भी जरूरत पड़ता है, लेकिन मैं फायर सेफ्टी पढ़ा रहा हूँ और हम फायर का इसमें एक आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आखिर थोड़ा बहुत आप लोग समझ गया है। तो इसी की वजह से इसी में अंत में हम कंक्लूजन या इसका सारांश लेते हैं। जैसे कि आग हमने पढ़ा या जैसे आग कितने प्रकार का होता है और आग का धर्म क्या है, उसका फायर स्टैंडर्ड क्या है, उसके बाद आग को निभाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ता है, कौन सा मेथड पड़ता है, ये सारी चीज़ हमने बताया। तो ये चीज़ अगर हम सही तरीके से मेंटेन करके और इसका इक्विपमेंट को हमेशा 24/7 आवर्स मतलब वर्किंग हालत में रख के अगर ठीक तरह से काम करे तो आने वाला कोई भी इंसिडेंट हो, कैसे भी हो, अगर ऐसे फायर का इंसिडेंट होने से हम उसको आसानी से फायर एक्सटिंग्विश कर सकते हैं और जान माल के नुकसान से बच सकते हैं। जान माल का नुकसान मतलब ये नहीं कि जब मेरा इंडिविजुअल या किसी वर्कर या किसी का नुकसान हो गया तो नुकसान ही होता है, उसी नुकसान उसकी जैसे इंडिविजुअल का अगर हो जाता है तो उसका इंडिविजुअल का नहीं है, उसकी परिवार के ऊपर असर पड़ता है, जिसको हम हिडन पॉइंट बोलते हैं। तो उसकी अनुसार उसकी हिडन पॉइंट में क्या क्या आता है, उसकी बीवी बच्चा अस्तित्व जो होता है, माँ बाप भाई भाई, तो उसके ऊपर पढ़ाई लिखाई, उसकी खान पान सब में पड़ता है और हमारा परिवार पीछे चल जाता है। तो हमारा परिवार पीछे चलने से ये नहीं कि हमारा परिवार पीछे चल गया, इसमें हमारा अड़ोस पड़ोस को भी असर पड़ता है, ऐसे करके हमारा समाज भी पीछे पड़ जाता है, इसी तरह हमारा देश भी पीछे पड़ जाता है। तो हम अगर सेफ्टी लेके अगर इंडस्ट्री का जो इंटरनल एसओपी और इंटरनेशनल ISO इंडियन एसओपी इंटरनेशनल एसओपी को मानते हुए अगर हर काम करे और जो हमने करने बताया वही करे और जो नहीं करने बताया ना करे और ठीक तरीके से घर से सुरक्षित आए और जाए, तो हमारे सबसे बड़ी जीत हुई है। तो आज के लिए फायर सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में इतना ही बताया। जय हिंद, जय भारत।